हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन एंड उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन एक तरह से मैं ये बोलूं कि जो एडिशन रिएक्शन है उसका रिवर्स होता है। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऐड होते हैं, जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं, ग्रुप बाहर निकलते हैं। ठीक है, जनरली इसका मैं रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं तो देखिए, ये अपना कोई सबस्टेट है, ये X जुड़ा हुआ है, ये Y जुड़ा हुआ है, और ये प्रोडक्ट में जब चेंज होता है A डबल बॉन्ड B प्लस X Y, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे X ग्रुप एंड Y ग्रुप ये दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं, दोनों बाहर निकल रहे हैं। दूसरी बात है, और अपन क्या देख रहे हैं, देखिए जो सबस्टेट अपन लेते हैं, सबस्टेट पे जो हाइब्रिडाइजेशन वो क्या है, sp3 है, और प्रोडक्ट में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है अपना, sp2 आ जाता है। ठीक है, और बात करते हैं अपन सबस्टेट में। देखिए सबस्टेट में ये जो दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं, एक तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड और ये वाला सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और इसकी जगह देखिए दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और एक यहाँ पे पाई बॉन्ड आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, अपन क्या बोल सकते हैं इसमें, टू सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, वन पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं। और देखिए इस रिएक्शन की जब अपन एंथैल्पी एनर्जी की बात करें, डेल्टा एच की अपन बात करें, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और जब अपन एंट्रोपी चेंज की बात करें तो वो भी हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब देखिए किसी भी रिएक्शन के लिए अपने पास एक मतलब एक क्वेश्चन दिमाग में आउट होता है कि जो भी एलिमिनेशन रिएक्शन है वो हमेशा हाई टेम्परेचर पे ही क्यों होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे ही क्यों होती है, इसका देखिए आपको मैं रीजन बताता हूं। अपन किसी भी रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो वो हमेशा क्या होता है, अपना नेगेटिव होता है। ठीक है, और थर्मोडायनेमिकली जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो होती है अपनी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और इस रिएक्शन के लिए अपन देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है अपना, और डेल्टा एस क्या है, ये भी पॉजिटिव है। अब अपने को ये वाला डेल्टा जी ये नेगेटिव अपने को लाना है, और नेगेटिव कैसे हो सकता है, देखिए अगर ये टेम्परेचर में इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर क्या कर दूं, हाई कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और इसमें से जो डेल्टा एच है वो कंपेरेटिव कम बचेगा, और अपना डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है वो हमेशा नेगेटिव आएगी। तभी अपन बोलते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट ए हाई टेम्परेचर। ठीक है, अपन लिख सकते हैं। देखिए दो बातें यहाँ पे, एक तो ये रिवर्स होती है एडिशन रिएक्शन का, और दूसरी बातें अपन ने देखी है यहाँ पे कि एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर पर ऑब्जर्व होती है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, समझ गए होंगे आप इस बात का। अब देखिए मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहले मैं लेता हूं अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन हो गया। दूसरा है अपना बीटा एलिमिनेशन, और थर्ड में लेता हूं गामा एलिमिनेशन। ठीक है, तीन टाइप के एलिमिनेशन अपन देखेंगे, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन। देखिए ये किस मतलब क्लासिफिकेशन इसका जो किया गया है, किस बिहाफ पे किया गया है। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे ये बोला कि जो एलिमिनेशन रिप्रेजेंटेशन है,
एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों बाहर निकल रहे हैं, मतलब 2 ग्रुप्स यहाँ पे एलिमिनेट हो रहे हैं, 2 ग्रुप्स बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे मानती हूँ मैं अल्फा एलिमिनेशन की जो 2 ग्रुप्स है, निकलने वाले 2 ग्रुप्स है, वो एक ही एटम पे होंगे, मतलब इसको मैं बोल दूंगा 1-1 एलिमिनेशन, ठीक है। और बीटा एलिमिनेशन में अपन बोल देंगे निकलने वाले दोनों ग्रुप्स एडजेसेंट एटम से निकलते हैं, मतलब एक 1 पे निकलता है तो दूसरा जो ग्रुप्स एलिमिनेट होगा वो 2 पे होगा, तो इसको अपन बोल देंगे 1-2 एलिमिनेशन। और गामा एलिमिनेशन की जब अपन बात करते हैं तो देखिए ये यहाँ पे जो निकलने वाले ग्रुप्स है, ठीक है, यहाँ पे निकलने वाले ग्रुप्स है वो क्या होंगे, उसको अपन बोल देंगे जैसे 1-3 हो गया, और एलिमिनेशन 1-3 एलिमिनेशन इसको अपन बोल देंगे। तो क्लासिफिकेशन किस बिहेव पे है, ये क्लासिफिकेशन है अपने एलिमिनेट होने वाले ग्रुप पे। अगर एलिमिनेट होने वाले ग्रुप एक ही एटम से जा रहे हैं तो उसको अपन बोलेंगे 1-1 एलिमिनेशन या फिर अल्फा एलिमिनेशन। और अगर एलिमिनेशन होने वाले ग्रुप्स एडजेसेंट एटम से जा रहे हैं, दोनों पास पास वाले एटम से जा रहे हैं, तो उसको अपन बीटा एलिमिनेशन या फिर उसको अपन बोल देंगे 1-2 एलिमिनेशन। और अगर एडजेसेंट जो एलिमिनेट करने वाले ग्रुप हैं वो अगर 1 and 3 पोजीशन पे जा रहे हैं तो उसको अपन 1-3 एलिमिनेशन या फिर गामा एलिमिनेशन बोल देंगे। चलिए एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। अल्फा एलिमिनेशन का एग्जांपल लेता हूं मैं सबसे पहले। ये देखिए अपना क्लोरोफॉर्म है, और जो भी अपन राइमर-टिमान रिएक्शन देखते हैं एल्कली की प्रेजेंस में, तो यहाँ से H+ बाहर निकल जाता है और अपने को स्पीसीज मिलती है, ये वाली स्पीसीज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक तरह से इसको मैं कॉन्जुगेटेड एसिड बोलूं तो ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा। अब इसका जो स्लो स्टेप और जो RDS स्टेप और वो जो रिवर्सिबल स्टेप होता है, उस स्टेप में क्या होता है, Cl नेगेटिव बाहर निकल जाता है और यहां से देखिए ये Cl और ये Cl डाइक्लोरोकार्बिन अपने को मिलती है, डाइक्लोरोकार्बिन। और यही क्या होता है, यही इंटरमीडिएट राइमर-टिमान रिएक्शन में अपने को मिलता है, बनता है। अब ये जो एलिमिनेशन है इसको जरा अपन गौर से देखते हैं, गौर से देखते हैं कि ये जो क्लोरोफॉर्म था, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला इस कार्बन एटम से, ठीक है, और दूसरा क्लोरीन निकला है, दूसरा क्लोरीन निकला है, वो भी इसी कार्बन एटम से निकला है। मतलब क्लोरोफॉर्म से कार्बन का जो प्रिपरेशन होती है उसको अपन बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन, मतलब वो अल्फा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट बीटा एलिमिनेशन को समझाता हूं मैं। बीटा एलिमिनेशन देखिए, बीटा एलिमिनेशन में सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल अपना है ये एथेन है, और इसकी मैं रिएक्शन या फिर देखिए एथेनॉल ले लेता हूं, ठीक है। एथेनॉल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं। अब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या है, ये डिहाइड्रेशन करता है, डिहाइड्रेशन करता है मतलब वाटर बाहर निकालता है, और प्रोडक्ट अपने को मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए यहाँ पे अपन देखें कि OH तो इस कार्बन एटम से निकल रहा है और H अपना इस कार्बन एटम से, मतलब एडजेसेंट एटम से निकल रहा है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल और मैं आपके सामने बताऊं, ये लीजिए, ये हेलो मतलब हेलो ग्रुप है, और इसकी मैं रिएक्शन कराऊं अगर एल्कोक्सी KOH, ठीक है, या फिर एल्कोक्सी, इसको भी बोल दूंगा मैं मतलब एल्कोक्सी, ये सोडियम का NaOH हो गया अपना, NaOR हो गया, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ NaNH2। इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, एक तो H बाहर निकलता है, दूसरा H बाहर निकलता है, और ये दोनों ही एलिमिनेट करने वाले ग्रुप है, ये एडजेसेंट एटम से मतलब 1 and 2 पोजीशन से है, तो इसको भी मैं बीटा एलिमिनेशन बोल दूंगा। और थर्ड में एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने अगर डिस्कस करूं तो देखिए, अगर अपन डाई हेलो की बात करें, ठीक है, डाई हेलो की बात करें और इसकी रिएक्शन में करवा दूं, जैसे मान लीजिए जिंक की प्रेजेंस में करवा दूं, या फिर सोडियम आयोडाइड
एसीटोन की प्रेजेंस में करवा दूं, या फिर इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम की प्रेजेंस में करवा दूं। तो यहां से दोनों अक्ष से दोनों हैलोजन बाहर निकल जाएंगे और निकलने वाले ग्रुप 1-2 पोजीशन पे निकलेंगे, इसीलिए इसको अपन बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो क्लियर हुआ बीटा एलिमिनेशन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन है, और गामा एलिमिनेशन का मीनिंग मैंने बताया है 1-3 एलिमिनेशन। 1-3 एलिमिनेशन। तो देखिए ये लीजिए 1,3 डाई हेलो कंपाउंड्स, और इसकी रिएक्शन अगर मैं करवा दूं जिंक के साथ तो Zn H2 बाहर निकल जाएगा, मतलब ये दोनों ग्रुप्स एलिमिनेट हो जाएंगे, दोनों हेलोजन एलिमिनेट हो जाएंगे। और एलिमिनेट देखिए ये 1 कार्बन से है तो ये 2 एंड ये 3 है, 1-3 पोजीशन से दोनों ग्रुप्स दोनों हेलोजन एलिमिनेट हो रहे हैं, और बनने वाला प्रोडक्ट ये लीजिए अपने सामने, ये लीजिए, इसको मैं बोल दूंगा यहाँ पे गामा एलिमिनेशन। अब देखिए जो अपना डिटेल से डिस्कस होता है उसकी मैं बात करता हूँ बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन को वहीं से अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही अपने को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं नेक्स्ट बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, देखिए जो बीटा एलिमिनेशन है कई सारी मैकेनिज्म होती हैं, जैसे कि इवन मैकेनिज्म, दूसरी अपन बात करते हैं A2 मैकेनिज्म, थर्ड बात करता हूं मैं इवन CB मैकेनिज्म, और चौथी रिएक्शन की बात करता हूं EI इंटरनल एलिमिनेशन। तो यहाँ पे अपने को 4 टाइप की रिएक्शंस पढ़नी है, 4 टाइप के रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म पढ़ने हैं, और उस पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए बीटा एलिमिनेशन का एक मीनिंग आपको मैंने बताया था, इसको मैं बोलता हूँ 1-2 एलिमिनेशन, ठीक है। अब देखिए इसकी कुछ रेजियो सेलेक्टिविटी होती है। रेजियो सेलेक्टिविटी हालांकि अपने बहुत बार चर्चा की है, जब भी बनने वाले प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा होती है, विदाउट स्टीरियो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो उनको अपन बोलते हैं रेजियो आइसोमर। और उसमें से जो प्रोडक्ट मेजर बनता है, मतलब ऐसा कोई मेथड है, ऐसा अपना कोई रूल है जिससे अपन ये देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा और एक प्रोडक्ट इसमें माइनर बनेगा, ठीक है। तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट को डिसाइड करने अपन अगर डिसाइड कर सकते हैं तो ऐसी टाइप की रिएक्शन को अपन बोलते हैं रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। अभी 1 मिनट स्टूडेंट होल्ड रखना। हाँ जी स्टूडेंट, तो देखिए मैंने आपको ये बोला है कि जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो उसको अपन बोलते हैं रेजियो आइसोमर, और अपन ये सेलेक्ट कर ले कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है तो अपन बोलते हैं उसको रेजियो सिलेक्टिव, ठीक है। इसी तरह से एक से ज्यादा स्टीरियो आइसोमर बनते हैं तो उसको अपन बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर, और अगर अपन सेलेक्ट कर ले मेजर और माइनर तो उसको अपन बोलेंगे स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। काफी अपने बार डिस्कस हो चुका है इस चीज का। देखिए यहाँ पे भी आपसे मैं डिस्कस करता हूं रेजियो सिलेक्टिव ऑफ बीटा एलिमिनेशन। रेजियो सिलेक्टिव ऑफ बीटा एलिमिनेशन, देखिए तो यहां पे क्या है, अपन एक चीज ये देखेंगे कि जो भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, जैसे इवन रिएक्शन है, E2 रिएक्शन है, इवन CB रिएक्शन है, EI रिएक्शन है, उसमें कोई ना कोई एक रेजियो आइसोमर मेजर बनेगा, ठीक है। उसमें कोई ना कोई मेजर रेजियो आइसोमर बनेगा, और वो अपन क्या देखेंगे, जब मान लीजिए मतलब काम की बात यही है इसमें कि जो बीटा हाइड्रोजन सबस्ट्रेट में दिया हुआ बीटा हाइड्रोजन अगर 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, हालांकि एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा
कि सबस्ट्रेट में बीटा हाइड्रोजन 2 टाइप्स के हो, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन अगर 2 टाइप्स के हो तो वहां पे क्या होता है, रेडियो आइसोमर ऑब्टेन होते हैं, मतलब एक से ज्यादा, मतलब 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो अपने को देखेंगे इफ द सबस्ट्रेट 2 टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, देन 2 पॉसिबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की 2 पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। और बाकी देखिए आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेंगे प्रोडक्ट उसको अपन बोलेंगे रेजियो आइसोमर, ओके है। देखिए किस तरह से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए अपने पास ये सबस्ट्रेट है, ओके, हेलोइल्किन है, और इसकी रिएक्शन मैं करवा दूं एल्कोक्सी केवच के साथ, तो ये क्या करेगा, अपन सबको पता है सबसे पहले यहां से देखिए Cl ग्रुप बाहर जाएगा, ठीक है, लिविंग ग्रुप से Cl ग्रुप, ओके, और इसके पास वाले कार्बन को अपन बोलेंगे अल्फा, और ये भी अल्फा। देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है, मतलब एक तो Cl बाहर जाता है, देखो आपको स्टार्टिंग देखो अपनी यहाँ से स्टार्टिंग है, एक तो अक्ष बाहर जाता है और बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन बाहर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉरी अल्फा और बीटा पोजीशन अपनी ये है, सॉरी एक मिनट, इसको मैं क्या बोल दूंगा, बीटा पोजीशन, बीटा पोजीशन 2 है और दोनों पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से मैं हाइड्रोजन रिमूव करता हूं और यहां से क्लोरीन, तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। और अगर मान लीजिए मैं ये वाला हाइड्रोजन निकालूं तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH मतलब 2 टाइप्स के अपने को प्रोडक्ट मिलेंगे और बोथ आर रेजियो आइसोमर, ठीक है, बोथ आर रेजियो आइसोमर, ये दोनों क्या होंगे, रेजियो आइसोमर होंगे, ठीक है। दोनों का और स्टडी करते हैं। फर्स्ट इस प्रोडक्ट में अल्फा हाइड्रोजन कितने अपने 2 है, इस प्रोडक्ट ये जो एल्किन है ये अल्फा हाइड्रोजन 2 है, और इस वाली एल्किन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6 है। तो अपने को पता है ये लेस स्टेबल होगा, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अब किस वक्त क्या बनाना है ये अपने को अलग अलग मैकेनिज्म अपन देखेंगे, E1 में क्या करना है, E2 मैकेनिज्म में क्या करना है, E1 CV में क्या करना है, EI में अपने को क्या करना है, ये बात की बातें हैं। अपन पहले ये चीज देख रहे हैं कि रेजियो आइसोमर एक्चुअली में बनते कहाँ हैं, जहां पे बनेंगे मतलब 100% बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा एक से ज्यादा, ठीक है, 2 या फिर मोर देन 2 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। और ये बात हुई। अब देखिए एक भी अपन रूल्स यहाँ पे देखते हैं, जनरली आपने पढ़ा होगा कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन में बनने वाली एल्किन अगर मोर स्टेबल होती है, बनने वाली एल्किन मोर स्टेबल होती है तो उसको अपन बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट, सेटजेफ प्रोडक्ट। और बनने वाली एल्किन लेस स्टेबल होती है, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड होती है, तो उसको अपन बोलते हैं हाफमान प्रोडक्ट, हाफमान प्रोडक्ट। तो 2 रूल्स की और बात की अपन ने, एक अपन ने बात की है कि सेटजेफ प्रोडक्ट की और दूसरी हाफमान प्रोडक्ट की। एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन में जब एल्किन बनती है, अगर वो एल्किन अपनी मोर स्टेबल होती है तो उसको अपन सेटजेफ प्रोडक्ट बोलेंगे, और लेस स्टेबल होती है तो उसको अपन हाफमान प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये बात हुई अपनी जनरली रेजियो आइसोमर की। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको और डिस्कस कराता हूं। एग्जांपल नंबर 2 है अपना, देखिए स्टूडेंट, ये CH3 है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, और अब यहाँ पे मैं इसकी ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा है, और ये बीटा पोजीशन 2 है। अगर मान लीजिए मैं ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकालता हूं इस लिविंग ग्रुप के साथ, तो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। और मान लीजिए मैं यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको निकालता हूं बाहर इस लिविंग ग्रुप के साथ में, तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिल जाएगा ये वाला प्रोडक्ट। अब देखिए इस वाली एल्किन में अल्फा हाइड्रोजन,
ये अल्फा हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन 3 होंगे। और इस वाली एल्किन में अल्फा हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन 7 होगा। तो इसको बोलूंगा मैं मोर स्टेबल प्रोडक्ट और इसको बोलूंगा लेस स्टेबल प्रोडक्ट। अब कहाँ कब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड करेगा मैकेनिज्म के ऊपर। ये डिपेंड करेगा इवन मैकेनिज्म है, E2 मैकेनिज्म है, EI मैकेनिज्म है, उन बातों पे डिपेंड करेगा। और जब अगर मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है तो ऐसे प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं सेटजेप प्रोडक्ट। सेटजेप प्रोडक्ट। और जब लेस स्टेबल प्रोडक्ट अपने को मिलता है तो उसको अपन बोलते हैं हाफमान प्रोडक्ट। हाफमान प्रोडक्ट। ये बात हुई अपनी रेजियो सिलेक्टिव रेजियो आइसोमर की। अब अपन देखेंगे वन बाय वन करके एक एक मैकेनिज्म देखेंगे अपन। बीटा एलिमिनेशन में जो एल्किन बनता है रेजियो आइसोमर देखेंगे, और कौन सा मोर स्टेबल बनता है उसकी भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं इवन मैकेनिज्म, इवन रिएक्शन, इवन मैकेनिज्म। देखिए इवन मैकेनिज्म बिल्कुल अपना सिंपल सा पोर्शन है। अपने पास सबस्ट्रेट है, ये लीजिए 3 डिग्री हैलाइट, ठीक है, या फिर लिविंग ग्रुप लगा दूं मैं। और इसका जो फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं, स्लो स्टेप होता है, आरडीएस स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में Cl बाहर निकल जाता है या फिर लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे जो अपने को क्या मिलता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। और अपन ने ये चीज बार बार मैंने आपको बताया है कि जब भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है तो अगर पॉसिबल है तो उसमें रीअरेंजमेंट करवाएंगे। रीअरेंजमेंट डिटेल से मैंने आपको डिस्कस कर रखा है। जीओसी में 4 टाइप के रीअरेंजमेंट होते हैं, क्यों करवाते हैं, ऐसी क्या मजबूरी है, सारी चीजें अपन वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। देन इसका जो सेकंड स्टेप होगा, और देखिए देन इसका जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं CH2 और ये H CH3 है, और इसके सेकंड स्टेप में क्या होगा, हीट कर दूं या फिर कोई बेस होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, और ये बीटा और ये बीटा, तीनों हाइड्रोजन सेम है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, और जब ये वाला हाइड्रोजन अपन बाहर निकालते हैं तो अपने को प्रोडक्ट मिलता है, ये लीजिए CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये अपने को प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। अब जब भी अपन इवन मैकेनिज्म की बात करते हैं, देखिए स्लो एंड आरडीएस स्टेप में सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं रेट की बात करूं तो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। और इसको मैं बोल दूंगा, और सबस्ट्रेट अपना इसमें ओनली वन ही है, तो इसको बोल देंगे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। कार्बोकेटाइन की मैंने आपको बात बताई थी, जब भी कार्बोकेटाइन अपने को बनता है तो अपने को क्या करवाना है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, ठीक है, रीअरेंजमेंट अपने को करवाना है। अब अपने को जो चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इवन मैकेनिज्म में हमेशा सेटजेफ प्रोडक्ट अपने को बनाना है। इवन मैकेनिज्म में अपने को सेटजेफ या फिर मोर स्टेबल प्रोडक्ट अपने को मेजर प्रोडक्ट बनाना है। देख सकता हूं मैं, इंपॉर्टेंट बातें इन इवन मैकेनिज्म सेटजेफ प्रोडक्ट, और सेटजेफ प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। सेटजेफ को अपन क्या बोल देंगे, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। इज फॉर्म एज मेजर प्रोडक्ट, एज मेजर प्रोडक्ट। वापिस मैं बात को रिपीट कर रहा हूं कि इवन मैकेनिज्म में हमेशा अपने को सेटजेफ प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनाने होते हैं। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए
अब इस मेजर प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ। सपोज कीजिए अपने पास कार्बोकेटाइन है, ये वाला कार्बोकेटाइन है, ठीक है। यहाँ पे भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। सबसे पहले तो अपन देखेंगे रेडियो आइसोमर, ठीक है। अगर यहां से मैं निकालता हूं हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई लिविंग ग्रुप होगा। मतलब आप तो ये समझो ना, यहाँ पे एल है और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, ठीक है, एल्कोक्सी KOH के साथ। तो देखिए यही होगा फर्स्ट स्टेप में, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। और जब मैं यहां से हाइड्रोजन निकालता हूं तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये लीजिए, अपने को प्रोडक्ट ये वाला मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, दूसरे अल्फा हाइड्रोजन से निकालें, अगर यहां से हाइड्रोजन निकालूं तो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा ये डबल बॉन्ड, ये लीजिए, ओके है। और तीसरी बात यहाँ पे है, अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकालता तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये लीजिए। तीन इसमें रेडियो आइसोमर अपने को मिलते हैं। और इवन मैकेनिज्म जहां पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है, ठीक है। मोस्ट मतलब इसको पहचान करने का तरीका है, जहां पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है और जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसको अपन बोलते हैं इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। और भी इसकी बात है, जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। प्राइमरी जो सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट है यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। तो देखिए इसमें तीन अपने को क्या मिलते हैं, आइसोमर मिलते हैं। फर्स्ट रेडियो आइसोमर, सेकंड एंड ये थर्ड रेडियो आइसोमर। अब इवन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मेजर कौन सा होगा, देखिए मेजर अपना थर्ड वाला होगा, मेजर रेडियो आइसोमर अपना ये होगा। बाकी दोनों क्या होंगे, माइनर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इवन जो मैकेनिज्म है उसमें हमेशा अपने को सेट प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होते हैं, फॉर्म होते हैं। क्लियर। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखना। सपोज कीजिए अपना कार्बोकेटाइन है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन है अगर, तो अल्फा बीटा हाइड्रोजन, देखिए बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन है और ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन है तो अपन हाइड्रोजन जब भी बाहर निकालेंगे, देखिए ये वाला बीटा और ये वाला बीटा दोनों सेम है, तो कहीं से भी अगर अपन निकालें तो अपने को ये प्रोडक्ट मिलता है। और अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालता हूं तो अपने को ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, अपन सब लोग जानते हैं कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, वो मेजर होगा अकॉर्डिंग टू इवन मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें अपन सेट प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात हुई अपने इवन मैकेनिज्म से अपन किस तरह से प्रोडक्ट निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, क्वेश्चन है अपना, डिग्री अल्कोहल लिया अपन ने, टर्सरी अल्कोहल लिया है, ये लीजिए। और इसकी रिएक्शन देखिए, इवन रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। और जब होगी तो देखिए इवन मैकेनिज्म यहाँ पे ऑपरेट होगी। कैसे होगी, देखना H+ यहाँ पे OH पे आके जुड़ेगी। जैसे ही मतलब O पे जो लोन पेयर है वो H+ को अपना लोन पेयर दे देगा और लोन पेयर देने के बाद में ये बन जाएगा OH2, हाइड्रोजन OH पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो स्लो स्टेप एंड RDS स्टेप होता है, जिसमें OH2 लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही ये बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकला स्टूडेंट, अपने को इंटरमीडिएट बनता हुआ दिखाई दे रहा है कार्बोकेटाइन। अब अपने को क्या चीज चेक करना है, देखिए बीटा कार्बन चेक करेंगे, ये वाला और ये वाला। ये ऊपर वाले दोनों मतलब सेम है, कहीं से भी अपन हाइड्रोजन निकालें सेम ही प्रोडक्ट मिलते हैं। तो जैसे ही अपन हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं, तो क्या मिलता है अपने को, ये लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये लीजिए अपना CH2 CH3। एक प्रोडक्ट तो अपने को ये मिलता है। दूसरा, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालता हूँ इस वाले कार्बन से, तो अपने को क्या मिलता है, ये लीजिए CH3
ये CH3 और डबल बॉन्ड CH मतलब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इधर इस तरह से बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन देके चला जाता है, ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। अब अपने को इतना पता है पॉजिटिव चार्ज है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, मतलब इवन मैकेनिज्म यहाँ पे है। तो मेजर कौन सा होगा अपने लिए, ये वाला होगा, चेक कर लेना, मोर स्टेबल है वो ही मेजर होगा। अब इस मेजर में भी अगर अपन चर्चा करें तो देखिए ये क्या है, एक स्टीरियो आइसोमर है, ठीक है, मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमर देता है, और जियोमेट्रिकल आइसोमर देता है तो इसकी दो फॉर्म होते हैं, एक तो अपन इसको बोल सकते हैं सिस फॉर्म बोल सकते हैं, और एक अपन इसको बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म, इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। एक तो अपन सिस फॉर्म बोल सकते हैं और दूसरा अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये जियोमेट्रिकल आइसोमर इसमें नहीं देता है, क्योंकि पहली कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं करता है, क्योंकि देखिए ये वाले दोनों एटम ही सेम है। चलिए दूसरे एग्जांपल में डिस्कस करूंगा। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। अब देखिए इसी में करेक्शन करता जाता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे CH3 की जगह क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे CH3 की जगह हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 की जगह हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे होगा। तो ये दो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा इस वाले कार्बन से, तो इसका बस थोड़ा सा अलग वे होगा प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट सेम वही है। चलिए इसको बता ही देता हूं मैं, अलग से इसको बता देता हूं, ठीक है, यहाँ पे फिर आप भूल जाओगे। ये ओनली CH3 का सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसी के साथ, थोड़ा और बेटर क्लियर हो जाएगा इससे आपको। ये अपना केस है, ये OH कौन सा एल्कोहल है, ये सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, दिखाई दे रहा है टर्सरी जैसा लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल है। इसके अपन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और क्या क्या प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे चलिए देखते हैं। H+ है, यहाँ पे आके जुड़ेगा, ये OH2+ हो जाएगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, और अपने को ये देखिए अपन कार्बोकेटाइन लिख देंगे, ये लीजिए। अब यहाँ पे देखिए अल्फा कार्बन, इसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, ठीक है, ओके। यहाँ से अपन हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, यहाँ से और यहाँ से, और जब मैं यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालता हूँ फर्स्ट से, तो अपने को प्रोडक्ट मिलता है ये वाला प्रोडक्ट, और अगर मैं ये अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालता हूँ तो अपने को प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब देखिए मेजर कौन सा होगा, मेजर अपना ये हो जाएगा। इस मेजर में भी अपन ये देखेंगे, देखिए जो मेजर जो अपना 2-ब्यूटीन है, ये जियोमेट्रिकल आइसोमर देता है, मतलब इसके दो फॉर्म होंगे, कौन कौन से होंगे, एक तो अपन सिस बना देंगे और दूसरा फॉर्म अपन क्या बना देंगे, दूसरा इसका स्टीरियो आइसोमर बना देंगे, ट्रांस बना देंगे, ये लीजिए। अब सिस एंड ट्रांस की भी जब बात आती है तो ट्रांस वाला क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है। क्लियर हुई बात यहाँ तक, ठीक है। अब जो बातें अपन और डिस्कस करेंगे इवन मैकेनिज्म के ऊपर, मतलब इसको अपन कैसे पहचान करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो इवन मैकेनिज्म की एक बात तो मैंने आपको डिस्कस कर दी कि इवन मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। दूसरी बात यह है कि इवन मैकेनिज्म में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। इवन मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अपन ने जब सॉल्वेंट डिस्कस किया था, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर में भी पोलर प्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक है, ठीक है। इस तरह से अपन ने काफी सारे डिस्कस किए थे। पोलर प्रोटिक की अगर बात करें, वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है, इनकी प्रेजेंस में, ओके। दूसरी बात यहाँ पे ये है, कई बार स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पे भी, कि इवन मैकेनिज्म में जो साल्ट इफेक्ट है,
सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट ऑब्जर्व होता है इन इवन मैकेनिज्म में, इन इवन मैकेनिज्म सेकेंडरी सॉल्ट या फिर काइनेटिक इफेक्ट जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप, सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट इज ऑब्जर्व। अब देखिए इसका मीनिंग्स मैं आपको बताता हूं कि जो आइसोटोप इफेक्ट होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, आइसोटोप इफेक्ट टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है अपना प्राइमरी और दूसरा होता है अपना सेकेंडरी। प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट में अपन ये देखते हैं कि जो आरडीएस स्टेप होता है, आरडीएस स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है, ये इसकी पहचान है। जब भी अपन प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट की बात करते हैं या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि मान लीजिए SN1 रिएक्शन है, इवन रिएक्शन है, ठीक है, मतलब या फिर प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो मतलब इन प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट आरडीएस स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर क्लीवेज होते हैं तो प्राइमरी, और अदरवाइज अगर ये क्लीवेज नहीं होता है इन आरडीएस स्टेप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, नो क्लीवेज, ठीक है, नो क्लीवेज, नो क्लीवेज, यहाँ पे बॉन्ड अगर नहीं टूटता है कार्बन हाइड्रोजन वाला तो इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। चलिए आप चर्चा कर सकते हैं इजीली, ठीक है। देखिएगा स्लो स्टेप है कार्बन और कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, लिविंग ग्रुप, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, मतलब इसको अपन बोल सकते हैं सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस में और इवन मैकेनिज्म से डिस्कस करता हूं। सपोज कीजिए ये अपना सबस्टेट है, ठीक है, ये सबस्टेट है और इस सबस्टेट में लिविंग ग्रुप्स है। देखिएगा जो अपने मैकेनिज्म देखी थी स्टार्टिंग, चलिए देखिए स्लो स्टेप में क्या हो रहा है, सबस्टेट पे डिपेंड कर रहा है, और सबस्टेट में हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, एक तो लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, मगर अगर मैं ये कहूं कि लिविंग ग्रुप की एबिलिटी बढ़ा दूं तो इवन मैकेनिज्म टुवर्ड्स इवन मैकेनिज्म रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इवन रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कैसे कैसे हो सकती है, अगर मैं लिविंग ग्रुप की एबिलिटी बढ़ा दूं, या फिर इस सबस्टेट में क्या हो रहा है, आरडीएस स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है, या फिर मैं ये बोल दूं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ा दूं। मतलब दो चीजें हैं, ठीक है। मतलब ये जो अपन देखेंगे जो क्वेश्चन अपने को रीजनिंग्स पूछे जाएंगे तो सबसे पहले ये है लिविंग ग्रुप्स। लिविंग ग्रुप अगर मैं वेरी कर दूं, इस सबस्टेट पे लिविंग ग्रुप वेरी कर दूं, लिविंग ग्रुप चेंज कर दूं, ठीक है। और कैसे अपन चेंज कर सकते हैं, सपोज कीजिए मैंने लिविंग ग्रुप लगा दिया, ये RCl है, ये RBr है और ये RI, तीन लिविंग ग्रुप लगा दिए, और अपन ये देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और जो गुड लिविंग ग्रुप होंगे वो अपने को पता है उसके कॉन्जुगेटेड एसिड उतने स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड होंगे, जीओसी में अपन ने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी लेफ्ट टू राइट चलने पर इंक्रीज हो रही है, और जब लिविंग ग्रुप एबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट चलने पर इंक्रीज होगी टुवर्ड्स इवन मैकेनिज्म में, ठीक है। और दूसरा मैं कैसे कर सकता हूं, अगर आर को वेरी कर दूं, आर को मैं चेंज कर दूं, और किस तरह से अपन चेंज कर सकते हैं, आर ले लिया मैंने 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं, मैंने एक तो ले लिया ये सबस्टेट, दूसरा मैं लेता हूं ये सबस्टेट, और थर्ड में लेता हूं ये वाला सबस्टेट, ठीक है। तीनों को अगर क्लासिफाई करूं तो 3 डिग्री, और यहाँ पे 2 डिग्री एल्किल ग्रुप है, और ये 1 डिग्री एल्किल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, ये लीजिए। तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, दैट 2 डिग्री कम है, और सबसे कम स्टेबल 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो ये वाला इसका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा,
3 degree alkyl halide more reactive than 2 degree and 2 degree alkyl halide more reactive than 1 degree towards Q1 मैकेनिज्म में। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात आपको। अब किस तरह से अपने को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिया मैंने, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of reactivity। अपने को रिएक्शन नहीं दे रखी है, रिएक्शन अपने को खुद पहचान करनी है कि कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें देखिए। फर्स्ट ऑप्शन ये दे रखा आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सेकंड आपको दे रखा है, ये लीजिए, सॉरी डबल बॉन्ड आपको दे रखा है यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, ये लीजिए, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है, वो ये वाला है, फिनोल, ये लीजिए। ठीक है, रिएक्टिविटी आगे, इसको आगे बढ़ाते हैं विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4। किसके साथ रिएक्टिविटी है? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्टिविटी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 OH निकालेगा, यहां से OH निकालेगा, यहां से OH निकालेगा और यहां से देखिए OH निकालेगा। ठीक है, यही इसका काम है। और जब भी OH निकलेगा अपने को कार्बोकेटाइन मिलेगा इंटरमीडिएट, लीजिए, ओके है। और यहाँ पे कार्बोकेटाइन अपने को मिल रहा है, ये लीजिए कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे। थर्ड में अपने को मिल रहा है, ये मिथाइल है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन। और फोर्थ में अपने को मिल रहा है ये वाला कार्बोकेटाइन। तो ये तो परसेंटेज है कार्बोकेटाइन है, सबसे लिस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल। देखिए टू टाइप्स एलाइलिक कार्बोकेटाइन है। स्टेबिलिटी चेक करना बताया मैंने, यहाँ पे ओनली वन टाइप एलाइलिक है और ये ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा इसमें? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सबसे लिस्ट क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। और जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर होगा। तो आंसर अपना क्या होगा? सेम, यही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? Q1 मैकेनिज्म अपने पूरी तरह से कंप्लीट की। अब आगे अपन चर्चा करते हैं Q1 CB मैकेनिज्म। ठीक है, छोटा पोर्शन है और डिटेल से अपन इसमें भी अपन देखेंगे T2 मैकेनिज्म को। तो अभी मैं और डिस्कस करता हूं यहाँ पे Q1 CB मैकेनिज्म। देखिए E1 CB मैकेनिज्म की खास बात क्या है कि यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप्स होंगे, यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप्स होंगे वो बेड लिविंग ग्रुप होंगे। ठीक है, बेड लिविंग ग्रुप का मीनिंग्स ये लीजिए, यहाँ पे फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन। मतलब इसको अपन बोल देंगे ये हो जाएगा अपना 1 2, 1 पे 3 फ्लोरीन हो जाएगा, 2 पे 2 फ्लोरीन, एक हाइड्रोजन है। और इसकी जो रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? एक तो बोला है कि इसमें बेड लिविंग ग्रुप होते हैं और ये जो रिएक्शन करता है ये स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। इसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। जैसे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हो जाएगा अपना। ठीक है, ये लीजिए टर्सरी ब्यूटॉक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये क्या करता है? सबसे पहले इस हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, बेस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, H+ के रूप में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और अपने को इंटरमीडिएट क्या मिलेगा? कार्ब एनाइन मिलेगा। ये लीजिए इंटरमीडिएट अपने को यहाँ पे कार्ब एनाइन मिलता है। कार्ब एनाइन अपने को इंटरमीडिएट मिलता है। क्या क्या बात है यहाँ पे देखिए, अगर इसको मैं कॉन्जुगेटेड एसिड बोलूं तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड एसिड से कॉन्जुगेटेड बेस बनता है। इवन CB मैकेनिज्म में खास बात इसकी ये है कि इसमें बेड लिविंग ग्रुप होते हैं। बेड लिविंग ग्रुप जैसे फ्लोरीन ग्रुप हो गए, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन बनता है। यहाँ से जो स्टेप चलता है
ये इसका स्लो स्टेप एंड आरडीएस स्टेप होता है। स्लो स्टेप एंड आरडीएस स्टेप में क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और अपने को मिलेगा, ये लीजिए एल्किन अपने को मिल जाएगी। ठीक है, अजीब टाइप के यहाँ पे मतलब अपने को एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। और अगर मैं इसकी रेट की बात करूं तो देखिए रेट किसके प्रोपोर्शनल होगी, स्लो स्टेप इसके प्रोपोर्शनल होगी कॉन्जुगेटेड बेस के प्रोपोर्शनल होगी। और कॉन्जुगेटेड बेस में क्या क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस में एक तो स्ट्रॉन्ग बेस है और एक ये वाला सबस्ट्रेट है, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन होगी तो कॉन्जुगेटेड बेस बनता है। मतलब ये इसको मैं अगर ऐसे लिखूं कि ये प्रोपोर्शनल होता है एक तो सबस्ट्रेट के और एक होता है अपना स्ट्रॉन्ग बेस के, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन की प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको मैं बोल दूंगा, देखिए 1 and 1 2, तो बोल देंगे फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगा। क्लियर है, खास बात क्या क्या इसकी, ठीक है, खास बात इसकी आप नोट कर लीजिएगा। इसमें जो लिविंग ग्रुप होते हैं, लिविंग ग्रुप होते हैं, लिविंग ग्रुप होते हैं वो वेरी बैड लिविंग ग्रुप होते हैं, वेरी बैड होते हैं। दूसरी बात किसकी प्रेजेंस में होती है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या लिए जा सकते हैं, देखिए एक तो अपन ने ले रखा है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड अपन ने ले रखा है, पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, या फिर एलडीए हो सकता है, सोडियम NaNH2 हो सकता है, एटसेट्रा, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो। ठीक है, तीसरी बात इसमें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लग रहे हैं, ये दीजिए, ये लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इस कार्बेनाइन का स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और जनरली यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, जनरली अगर आपको से पूछा जाए कि इवन से भी प्रोडक्ट कैसा मिलता है, तो जनरली अपन बात करेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट की। यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है। हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो एल्किन अपने को मिलती है, जो एल्किन अपने को मिलती है वो लेस स्टेबल वाली एल्किन मिलती है। जो रेडियो आइसोमर बनते हैं ना, उसमें जो लेस स्टेबल है वो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको बनाना होता है। लेकिन अगर मैं जनरली बात नहीं करूं, अगर स्टीरियो की बात करता हूं, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीजें, हेयर वी विल चेक, हेयर वी विल चेक, या फिर रिमूव कर दूं मैं, हेयर वी विल रिमूव मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन एटम। अपने को कौन सा हाइड्रोजन निकालना है, मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन एटम अपने को बाहर निकालना है। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम की जो एसिडिटी है वो अपने काफी अच्छे से की है, और भी अपन जो भी एग्जांपल्स लेंगे उसमें भी आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, कौन सा हाइड्रोजन लेस एसिडिक है, वो ही अपने को बाहर निकालना है। कहाँ पे, जब स्टीरियो की बात करते हैं अपन, वरना तो हाफमान प्रोडक्ट अपने को बनाना है, जनरली आपसे कोई भी पूछ ले, हाफमान प्रोडक्ट अपने को बनाना है। ठीक है, क्लियर हुआ सारा फंडा। अब बात करेंगे अपन इसके बाद में E2 मैकेनिज्म। चलिए स्टार्ट कर देते हैं E2 मैकेनिज्म को। देखिए E2 मैकेनिज्म, ठीक है, E2 मैकेनिज्म इसको अपन बोल देंगे बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन। 2 का मतलब बाइमोलिकुलर हो जाएगा, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन। ये लीजिए बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन, और इसके आप मैकेनिज्म को समझना किस तरह से मैकेनिज्म होती है। ये अपना लिविंग ग्रुप्स है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, CH3 CH2 Cl, या फिर कोई भी लिविंग ग्रुप्स। और ये जो बेस होता है, इसका जो स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप या फिर RDS स्टेप, इसमें जो बेस होता है पी बेस, पी नेगेटिव बोल दो, न्यूक्लियोफाइल बोल दो, या फिर बेस बोलेंगे यहाँ पे अपन। ये बेस क्या होता है, इस हाइड्रोजन पे आके जुड़ता है। ठीक है, इस हाइड्रोजन पे आके जुड़ता है, और ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होता है इस तरह से, और फिर ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होता है।
मतलब कुल मिला के अपने को ये सारे बॉन्ड एक ही स्टेप में कंप्लीट होते हैं। मतलब इसको अपन बोल सकते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म, इसको अपन बोल सकते हैं। मतलब ये लीजिए बीटा, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन और CH2 के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, इसको भी डैश डैश से दिखा देंगे। CH2 एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड इसमें और बन रहा है, तो ये लीजिए दिखा दिया। ये CH2 और लिविंग ग्रुप्स के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, ये डैश डैश से अपने को इसको दिखा दिया। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट अपन इसको बोल देंगे। आफ्टर ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगा, देखिए BH अलग हो गया, ठीक है, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये अलग हो गया, प्लस ये लिविंग ग्रुप है ये अपना अलग हो गया, L माइनस ये भी अपना अलग हो गया। अब इसका जो रेट की बात करता हूं, रेट की बात करते हैं, तो रेट किस किस बातों पे डिपेंड करेगी, रेट प्रोपोर्शनल होगी, एक तो बेस और ये सब स्टेट, तो रेट हो जाएगा सब स्टेट और ये हो जाएगा अपना बेस हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं अपन सेकंड, फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और यहाँ पे जब अपन बात करते हैं तो देखिए इसका जो RDS स्टेप है, इस RDS स्टेप में देखिए हाइड्रोजन और कार्बन ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, मतलब इसको अपन बोल देंगे यहाँ पे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, हेयर प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व, यहाँ पे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, और देखिए मैं इवन C2 का थोड़ा सा बेसिक बातें और बता देता हूं यहाँ पे कि जो ट्रांजिशन स्टेट है, P2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, क्या क्या इसमें होते हैं ट्रांजिशन स्टेट में, बीटा हाइड्रोजन, देखिए सॉरी इसको मैं अगर बोलूं कि एक तो लिविंग ग्रुप्स, एक तो देखिए लिविंग ग्रुप्स, ये लिविंग ग्रुप्स ये वाला बॉन्ड यहाँ पे क्लीवेज होता है, और दूसरा हाइड्रोजन और CH2 ये वाला बॉन्ड यहाँ पे क्लीवेज होता है, और एक ये वाला बॉन्ड यहाँ पे क्लीवेज होता है। ठीक है, और ये जो भी ट्रांजिशन स्टेप है यहाँ पे ये जो बेस और ये लिविंग ग्रुप ये क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट को मैं क्या बोलता हूँ, पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। ये एक ही प्लेन में है स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन CH2 एंड ये लिविंग ग्रुप एक में ही है, मतलब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है ये क्या बनती है, पेरीप्लेनर बनती है, पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट अगर है तो यहाँ पे एंटी पेरीप्लेनर भी हो सकती है। देखिए एंटी पेरीप्लेनर समझाता हूं मैं आपको, और एक यहाँ पे सिन पेरीप्लेनर भी इसको बोल सकते हैं, सिन पेरीप्लेनर। मैंने एक आपको वर्ड बोला है कि पेरीप्लेनर, पेरीप्लेनर का मीनिंग्स क्या है कि बेस, ठीक है, बेस हो गया अपना, कार्बन एटम हो गए एंड लिविंग ग्रुप्स, ये एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो अपन ये देखते हैं ये एक ही प्लेन में है। और अगर मान लीजिए ये सिन और एंटी की जब अपन बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिविंग ग्रुप्स नीचे की तरफ है और यहाँ पे जो बेस है वो ऊपर की तरफ है, तो इसको बोल दूंगा मैं एंटी। और ये ऐसे भी तो हो सकता है अगर लिविंग ग्रुप इधर ही हो, बेस भी ऊपर है और लिविंग ग्रुप भी इधर है, इसको बोल देंगे सिन पेरीप्लेनर। है प्लेन में ही, है एक प्लेन में ही, लेकिन ये सिन भी हो सकते हैं और एंटी भी हो सकते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो 2 टाइप्स के सिन हो सकते हैं और एंटी हो सकते हैं। अब बात करता हूं मैं एंटी की। देखिए एंटी होगा हमेशा मोर स्टेबल होगा, 2 सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, मोर स्टेबल होगा। एंटी के बीच में जो डायहाइड्रल एंगल है, डायहाइड्रल एंगल वो कितना होगा, 180 का होगा, डायहाइड्रल एंगल 180 डिग्री का होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कन्फर्मर की बात करता हूं तो ये किस टाइप का कन्फर्मर होगा, स्टेगर्ड कन्फर्मर होगा, स्टेगर्ड कन्फर्मर होगा। ओके, इसी तरह से सिन क्या हो जाएगा अपना, लेस स्टेबल होगा, डायहाइड्रल एंगल कितना हो जाएगा,
0 डिग्री, और ये हो जाएगा अपना एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन या फिर एक्लिप्स्ड लाइव कंफर्मेशन अपने को मिलेगा। ठीक है, जस्ट इसके बाद में स्टूडेंट अपना पूरा इवन E2 मैकेनिज्म कंप्लीट एंड उसके क्वेश्चंस, देन उसके बाद में अपन EI मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे। आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।